Hello students, today we will discuss about the types of latent heat. पिछले लेक्चर में जो हमने पढ़ा था कि लेटेंट हीट क्या है, गुप्त ऊष्मा क्या है, किस तरह से ये पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने के काम आती है, इसके कारण से टेम्परेचर जो है इंक्रीज नहीं हो रहा है। अब उसकी टाइप को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और मेल्टिंग और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। First we discuss about the latent heat of fusion. Latent heat of fusion का मतलब क्या था? Heat required to convert a solid into the liquid state is called latent heat of fusion और latent heat of melting. जो heat किसी solid को मेल्ट करने में यूज हो रही है वो क्या कहलाती है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमने आइस को मेल्ट करना है, अगर हम देखें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, अगर हमें आइस को मेल्ट करना है तो हमें उसको कितनी हीट देनी पड़ेगी? क्या है ये? एक वैल्यू है यहाँ पे 3.34 इंटू 10 की रेज पावर 5 जूल्स पर किलोग्राम। 1 किलोग्राम बर्फ़ को अगर हमें मेल्ट करना है तो उसको हमें इतनी हीट देनी पड़ेगी जब जाके वो मेल्ट होती है। तो ये क्या कहलाती है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। तो किसी भी सॉलिड को मेल्ट करने के लिए हीट की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या कहलाती है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। सेकंड है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ए लिक्विड। अब हम क्या करें? इसको वेपर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमें क्या ज़रूरत पड़ रही है? लिक्विड को वेपर स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। जो हीट हमें किसी लिक्विड को वेपर यानी कि गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड है, ज़रूरत है, उसको हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। जैसे कि हम अगर वाटर को कन्वर्ट कर रहे हैं वाटर वेपर्स के अंदर, तो वाटर का जो वेपोराइजेशन है उसके लिए हमें कितना करना हीट देनी पड़ती है? 22.5 इंटू 10 की रेज पावर 5 जूल पर किलोग्राम। 1 किलोग्राम वाटर को 1 लीटर अगर हम वाटर देखें तो उसको अगर हमने गैसीय स्टेट में कन्वर्ट करना है तो हमें 22.5 गुणा 10⁵ जूल की हीट उसको देनी पड़ती है। तो ये दो टाइप थी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब एक प्रोसेस आती है सब्लिमेशन। सबलाइम पार्टिकल्स हों, कुछ सबलाइम पार्टिकल्स क्या होते हैं? विदाउट कमिंग इन लिक्विड स्टेट। कोई भी ऐसा पार्टिकल जो सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस और गैसियस से डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं विदाउट कमिंग इन लिक्विड स्टेट, उसको हम कहते हैं सबलाइम पार्टिकल्स। और ये जो प्रोसेस होती है इस प्रोसेस का नाम है सब्लिमेशन प्रोसेस। ये बहुत ही रेयर प्रोसेस है, बहुत कम पार्टिकल्स के अंदर देखी जाती है। कि क्या है ये? द चेंजिंग ऑफ ए सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग एंड ए वेपर इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग विदाउट कमिंग इन लिक्विड स्टेट इज नोन एज सब्लिमेशन। यानी कि सॉलिड से वेपर स्टेट और वेपर से सॉलिड स्टेट विदाउट कमिंग इन लिक्विड। आपने देखा होगा कि आपके घरों में कपूर की गोलियां डालते हैं, कपड़े को कीट वगैरह ना लगें और लंबे समय तक रखने के लिए। कुछ समय के बाद वो डिसअपीयर हो जाती हैं। और वो डिसअपीयर कहाँ गई? अब हुआ क्या है कि वो धीरे धीरे गैसीय स्टेट में कन्वर्ट होगी। जैसे आप रूम फ्रेशनर की टिकिया लगाते हो या वॉशरूम में लगाते हो, धीरे धीरे वो गायब हो जाती हैं। गायब कहाँ हो रही हैं वो? कि वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रही हैं। और जब गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होंगी वो तो हमें दिखाई ही नहीं देंगी कि लिक्विड में आई ही नहीं है। तो उनके अंदर क्या होते हैं? सबलाइम पार्टिकल्स होते हैं। और सबलाइम पार्टिकल्स के कारण से ही वो डिसअपीयर हो जाती, गैस का रूप धारण कर लेती हैं। एक ऐसा ही एग्जाम्पल होता है हमारा CO2 का। CO2 गैस को अगर हम कंप्रेस करते हैं तो वो डायरेक्टली क्या हो जाती है? सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है विदाउट कमिंग इन लिक्विड स्टेट। और फिर उसको अगर हम हीट दें तो वो तुरंत गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होती है, लिक्विड स्टेट में आए बगैर। उसको ड्राई आइस भी कहा जाता है। और ये ड्राई आइस आपने कई बार देखा होगा, स्टेज के ऊपर
बादल से बनाने में, धुआं दिखाने में काम होते हैं, क्योंकि जैसे हीट करेंगे वो गैसीय स्टेट में बदलेगी, वो लिक्विड स्टेट में नहीं आती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, अमोनियम क्लोराइड है, आयोडीन है, कैम्फर है, नेपथलीन है एंड एंथ्रेक्स। इन सभी के अंदर सबलाइम पार्टिकल्स होते हैं और सबलाइम पार्टिकल्स होने के कारण ये क्या कर रहे हैं, सीधे सब्लिमेशन प्रोसेस के द्वारा सॉलिड से गैसीय स्टेट में चेंज हो जाते हैं। उसके बाद है इवेपोरेशन। क्या है? द प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर और गैस बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, यानी कि धीरे धीरे प्रोसेस होने वाली है, ये नेचुरल प्रोसेस है। अगर आज के दिन हम देखें, गर्मी का मौसम है और कुछ जगह पे वाटर बॉडीज़ के अंदर आपने देखा होगा हर दिन वाटर धीरे धीरे कम हो रहा है ड्यू टू द सन हीट। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। हम उसको बॉयल नहीं कर रहे हैं, बॉइलिंग से पहले ही धीरे धीरे बॉइलिंग करना एक अलग प्रोसेस है कि हम उसको एक बॉइलिंग पॉइंट तक लेके जाएंगे। फॉर एग्जांपल, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, बट ये वेपोरेट होना पहले भी शुरू कर देता है, जबकि ये 100% पे नहीं पहुंच रहा होता। तो एक नेचुरल प्रोसेस है। आप कुछ समय के बाद देखोगे, अगर थोड़ा सा पानी कहीं पे रखा हुआ है तो कुछ समय के बाद वो पानी शाम तक आप देखो डिसअपियर हो गया है। हमने उसको बॉयल तो नहीं किया, 100 डिग्री टेम्परेचर पे तो नहीं लेके गए हैं, तो वो क्या हो गया है, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इट चेंज इनटू वेपर। इट्स प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन। इसके कुछ इफेक्ट हैं। इसको इफेक्ट कौन कौन करते हैं, कारक क्या हैं जिनके ऊपर इवेपोरेशन प्रभावित होता है? फॉर एग्जांपल देखें, टेम्परेचर, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड। ये 4 फैक्टर हैं जिनके ऊपर इवेपोरेशन का रेट प्रभावित होता है। कैसे? अगर हम देखें टेम्परेचर, द रेट ऑफ वेपोरेशन इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अगर किसी दिन टेम्परेचर ज़्यादा है, गर्मी खूब है, तो आप देखोगे उस दिन जो वेपोरेशन का रेट है वो ज़्यादा जल्दी होता है, जल्दी से जल्दी इवेपोरेट हो जाता है वाटर। सेम थिंग सरफेस एरिया। आप किसी का सरफेस एरिया बढ़ा दो। सरफेस एरिया का मतलब क्या है? 1 लीटर पानी आपने थोड़ी जगह में रखा और उसी 1 लीटर पानी को आप ज़्यादा स्पेस के ऊपर डाल दीजिए। कुछ समय के बाद देखोगे जहाँ पे आपने ज़्यादा स्पेस दिया था वो जल्दी से गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि जितना सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना ही जल्दी पानी जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा। फिर आती है आपकी कि विंड स्पीड। देखें, अगर हम विंड स्पीड, हवा की गति, गर्मी हो और हवा की गति हो तो आप देखो आपके कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, परंतु जिस दिन हवा की गति ना हो, गर्मी तो है पर हवा की गति ना, उस दिन कपड़े सूखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो उसके बाद आती है आपकी ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, यानी कि वायु के अंदर जल कणों का समावेश होना। कितने ज़्यादा जल कण हैं, वाष्प पहले ही कितने हैं, अगर वो ज़्यादा हुए तो जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो कम होगा, और अगर वो कम हुए तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। यहाँ पे आपके विंड स्पीड, अगर विंड स्पीड ज़्यादा है द रेट ऑफ इवेपोरेशन आल्सो इंक्रीज। द स्पीड के साथ, इफ द स्पीड ऑफ विंड इज हाई द रेट ऑफ इवेपोरेशन आल्सो हाई। इस लाइन को आप लिख लीजिएगा।